ठीक है, इसको चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लो, हालांकि नोट्स में भी ये है, पर ये कर लो क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे का करा रहा हूँ, मैंने अभी बीच का कराया नहीं है, थोड़ा सा आगे का करा रहा हूँ। तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं। सर कौन से पेज पे है? नोट्स तो मैंने अभी आपको पेज नंबर 18 तक भेजा है, तो उसमें नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ नोट कर लो आप। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में ना कुछ इस तरह से होता है कि अगर मान लो हमें कोई एक वेक्टर दे रखा है और दो डायमेंशंस का मतलब क्या है कि इधर तो दे रखा है एक्स एक्सिस और इधर दे रखा है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है और वेक्टर कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो अगर वो कहें कि आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताएं, तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर और इसको आप बोल देंगे ये पॉइंट पी है और ये जो वेक्टर है वो से लेकर पी तक ये हो गया ए वेक्टर। अब ये एम हो गया और ये ओ से लेकर एम तक वाला इसको क्या बोलेंगे ए एक्स, ए सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एक्स, ए एक्स, और इसको भी ना वेक्टर बोल देंगे ऐसे वेक्टर। उसके बाद ये जो पी है, पी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इस वाले पॉइंट को बोल देंगे एन, एन, और ये हो जाएगा ए वाई वेक्टर, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। और ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो अब हम इसमें कहेंगे क्या इसको, ये जो लेंथ है ना ए एक्स, इसको कैसे कहा जा सकता है, आप ये देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी वेक्टर है उसको पैरेलली कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ए वाई वेक्टर है, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट अगर कर दूँ तो ये भी ए वाई वेक्टर ही होगा। पैरेलली अगर आप किसी भी वेक्टर को कितना भी शिफ्ट करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ पी एम ओ की, एम ट्राइंगल पी एम ओ, और ट्राइंगल पी एम ओ में मैं दो चीज़ें कैलकुलेट करूँगा, एक तो कॉस थीटा और एक साइन थीटा, ऐसे ही कर रहा हूँ मैंने करा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या है, इसके सामने वाली साइड जो भी एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड है उसको हम बेस बोल देते हैं। तो ये जो इसकी लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर की, उसको मैं सिर्फ ए वाई बोलूँगा, उसके ऊपर मैं वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा। ऐसे जो ये वाली लेंथ है इसके ऊपर भी मैं वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा, ये ए एक्स हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स क्या हो गया, ये वाली लेंथ, ए क्या हो गया, ये वाली लेंथ, वेक्टर का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए एक्स अपॉन ए, इसी तरह से अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वाई अपॉन ए। अब ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, ऐसे ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो ए एक्स क्या हो गया, ए कॉस थीटा, और इसी तरह से ए वाई क्या हो गया, ए साइन थीटा। सर ए कॉस थीटा ए जो है ए साइन थीटा ए वाई, ये जो ये वाला है ना, जैसे मान लीजिए ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाली जो लेंथ है ए एक्स, तो ये ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है, क्योंकि मैंने कॉस थीटा निकाला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ये जो ए है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ए कॉस थीटा से मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए एक्स। बस कैसे मैंने साइन थीटा लगाया तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो गया ए साइन थीटा, तो ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा हो गई। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये करने के बाद में फिर
क्या करेंगे आप, मेरे पास ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया। अब आप ये देखिएगा कि ये यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसका स्क्वायर कर दें squaring and adding equation 1 and 2, squaring and adding equation 1 and 2. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो वही इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर एक के ऊपर आपने लगाया स्क्वायर करके ए एक्स स्क्वायर ये है ना, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भाई दोनों तरफ इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, ऐसे इसका भी स्क्वायर कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो ए वाई का स्क्वायर ये तो हो गया ए एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही फिर ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए एक्स स्क्वायर, सर एक स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर में से एक कॉमन है। नहीं ए और एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर ए सबस्क्रिप्ट में एक्स है, उसका मतलब क्या है कि ये इसका एक्स साइड वाला कंपोनेंट है इस ए वेक्टर का, और ये ए वाई का मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर का वेक्टर तो बेसिकली ये है, ये इसका वाई वाला कंपोनेंट है, समझ गया, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ए एक्स एक टर्म है, ए वाई एक टर्म है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए कैसे मिलेगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया किसी भी वेक्टर। तो वेक्टर को अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए बोला जाए तो उसको ऐसे तोड़ा जा सकता है, ब्रेक करने के लिए। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको ब्रेक करना, डिवाइड करना। तो ये तो ए की वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर वो पूछे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें ये बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो थीटा कैसे बताएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या इज इक्वल टू क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर ए वाई और बेस कितना ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे बच गया? अच्छा ये होगा, हाँ। स्क्वायर रूट ले लिया ना दोनों तरफ, भाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ए पलट कर लिख दिया। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया। हाँ ये तो 1 तो हो गया, ये तो आइडेंटिटी है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, इसको हम बोल देंगे tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। tan इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो अगर tan को इधर ले जाते हैं ना तो ये ऐसे हो जाता है tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि tan के टेबल में 1 वैल्यू कहाँ पर आती है, तो मैं बोलूँगा पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 1 लिखने का तरीका है, बस आप इसको tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ कि हम डायरेक्शन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। अब क्या है,
कि इसी सर हमें जो एंगल है वो रेडियन में लिखना है डिग्री में लिखना एंगल आप रेडियन में लिखोगे, ये पाई बाई 2 रेडियन। अब देखिए सही वही फॉर्म है ना जो आपने नोट्स में लिखा है। हाँ हाँ इसका भी सर वही भी कॉस्ट थीटा वाला फॉर्म है। हाँ हाँ Cos कौन सा theta। पेज नंबर बताओ? 9th पे। ये हाँ नहीं, ये ना मैं उससे पहले वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने अभी जो है ये मैं इसके आगे का करा रहा हूँ। ये तो वेक्टर एडिशन वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आर इज इक्वल टू, ये तो उसका रिजल्टेंट वाला है। मैं उसके आगे का करा रहा हूँ कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, मैं सीक्वेंशियली प्रॉपरली तो चलूँगा, कल की क्लास में मैं चलूँगा आगे, ये मैं थोड़ा आगे का इसको बता दूँ। ठीक है, करना आपको भी है तो आप लोगों का रिविजन हो जाएगा उस टाइम। हाँ जी सर ये फिर पैरेललोग्राम लॉ से हम ऐसे निकाल लेंगे ना इसको, हाँ पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है वो देखिएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ क्या हो गई ax, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये हो गई ax, और ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो हाइट है ये क्या हो गई ay। ये जो p है ना, p पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ax, ay, ax, ay, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? A vector can also be written as A vector is equal to ax I cap प्लस ay j cap। ये लिखने का तरीका होता है बेटा, i के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं i कैप, और ये j के ऊपर कैप लगा देते हैं मतलब j कैप। तो ये क्या है, ये जो i कैप है ना, i कैप का मतलब क्या है कि x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि i कैप का मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर है और डायरेक्शन क्या है इसकी x एक्सिस की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो किसी में भी अगर 1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 को अगर ax में मल्टीप्लाई करा तो ax बन गया। ठीक, तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ax i कैप का मैग्नीट्यूड तो हो गया ये ax, क्योंकि ax को आपने यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करा है, 1 में मल्टीप्लाई करा है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया ax, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई i कैप। ये बताता है कि इसकी x एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही जो ये j कैप है, j कैप ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीट्यूड तो ay हो गया और डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को i कैप और j कैप की टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद ये i कैप और j कैप की टर्म्स में ऐसे तो लिखते सर हम हैं। इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे कि पॉइंट P की ये वेक्टर है। हाँ, ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ये एक तरह से, ax i कैप प्लस ay j कैप, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और जो आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पूछा, उसको निकालने का क्या तरीका होता है? अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं उनको थोड़ा सा ही लग सकता है कि भाई मैं कुछ आगे की चीज़ें कर रहा हूँ, कुछ चीज़ ऐसी लग सकती है शायद अभी तो है वो ना समझ में आए। ठीक है, लेकिन अभी जो पीछे का बीच का जो छोटा हुआ है वो कवर करके वो सारी चीज़ें भी समझ में आती है। जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में क्या सब टॉपिक्स जो आपने जो मैं अभी करा रहा हूँ, नहीं, खाली वेक्टर कोई सब टॉपिक है जो अभी वेक्टर जो है ना, वेक्टर का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम जैसे अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर जनरली वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, ये वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये वेलोसिटी हो सकता है कि ये एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, मतलब जिसकी डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ से अब हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जो उस लाइन की लेंथ होती है उसको तो बोल देते हैं कि ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक, और जो उसकी डायरेक्शन है, जिस तरफ वो एरो का इशारा कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन है। तो उसको हम अलग अलग चीज़ें ना दिखाकर, जैसे फोर्स है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं बार बार ये ना रिप्रेजेंट करके कि नहीं अब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं अब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, नहीं अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, ये ना कह के हम जनरली कह देते हैं कि हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो आगे जैसे आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर करेंगे तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो फोर्स है
वो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहाँ पर ये सब छोटे छोटे जो वेक्टर्स के डायग्राम है ये बनाते टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है, जैसे मान लीजिए एक फोर्स दे रखी है हमको और एक दूसरी फोर्स दे रखी है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है, उसके दो तरीके होते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल पेपर है उसमें आप कर पाओ, अगर क्वेश्चन आता है तो कर पाओ। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे हमसे ये कहा गया कि वर्क डन निकालिए, ठीक है, मैं ये मिटा दूँ तो आई कैप जे कैप तो समझ गए ना। अच्छा, अब इसके बाद दो रूल्स और बताऊंगा। वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दो रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है इसमें ये है, एक वेक्टर है ए वेक्टर तो एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तो लिखने का तरीका है, करने का क्या तरीका बताऊंगा। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इसको कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब समझिएगा, ये मुझे लगता है शायद आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन अभी जो है अभी आप लोग ऊपरी समझेंगे, ऊपर ऊपर का समझेंगे। अभी जो उसका जो डेप्थ है, इन डेप्थ में उसको डिटेल में आपको कराऊंगा। तो ऊपर ऊपर से समझिए, जब हम कभी कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने बचपन से अब तक देखा होगा कि जब भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे एक नंबर 2 हो गया, एक नंबर 3 हो गया, तो आप ऐसे लिखते हैं 2 × 3 = 6, ठीक है। तो ये जो क्रॉस का साइन है ये आप बचपन से अब तक यूज़ करते आ रहे थे। फिर क्या हुआ कि फिर जब आप 10th में पहुँचे, 9th में पहुँचे, 10th में पहुँचे, अब 11th में है, तो आपने ये देखा कि भाई दो नंबर्स ही मल्टीप्लाई नहीं होते, हम वेरिएबल्स को भी ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया। तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार एक्स क्रॉस वाई, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है तो आपको बार बार एक्स क्रॉस वाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्स डॉट वाई से भी काम चला लेते हैं, या सीधे सीधे आप एक्स वाई भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में आप बीच में क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं, डॉट का साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स में डॉट का मतलब बिल्कुल अलग है और क्रॉस का मतलब बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट इस वजह से क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में यहाँ पर डॉट लगाया जाता है, पहली चीज़। और स्केलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ लिख लो इट्स रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगा हुआ है। और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो लिखें इट्स रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, इतना क्लियर है? अनमोल, आयुषी, अक्षत, न्यासा? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब जरा देखो कल के पेपर में जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो कैसे आएंगे। पहले मैं लिखूंगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ लिख रहा हूँ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में
सबसे पहले आप नोट करके ये लिखिएगा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, शायद स्कूल में कराया भी होगा ये, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि अगर एक्स एक्सेस वाले यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सेस वाले यूनिट वेक्टर से ही उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो 1 के बराबर आता है। जे कैप डॉट जे कैप करें तो भी 1, के कैप डॉट के कैप करें तो भी 1, ये आ जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एंड अगर आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करो या जे कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करो या के कैप को आई कैप के साथ आप मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर उनका निकालें तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ठीक है जी, तो ये आपको 2 रूल्स याद रखने हैं, किसमें, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। अब इसका मैं सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक, फिर ऐसा होता क्या? वो डिटेल में चलो आपको मैं एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ कि जब भी कभी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। जो ए बी कॉस थीटा, हाँ, ये भी कॉस थीटा। तो जो रिजल्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का, वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई 2 वेक्टर से उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका रिजल्ट होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब इसमें ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर क्या है, बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब बस उसका स्केलर वैल्यू, बस उसकी लेंथ, और कॉस थीटा क्या, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो अगर आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए तो देखो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, अगर इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए तो क्या होगा, 1 × 1 cos 0 डिग्री। 1 क्या है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, ए, लेकिन आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो इस वाले का भी 1, और दोनों, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन है, ओवरलैपिंग वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल कुछ बन ही नहीं रहा, तो एंगल कितना, 0, एंड cos 0 इज 1। तो इसको जैसे आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो भी 1 आएगा, जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो भी 1, के कैप डॉट के कैप तो भी 1। अब आ जाओ इसकी कहानी पर, आई कैप डॉट जे कैप, ये आप समझ गए होंगे। आई कैप डॉट जे कैप, तो भाई आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो भाई ये क्या हो गया, cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री 0, तो इसका रिजल्ट 0। ठीक है ना, तो ये होता है, इसको हम डिटेल में करेंगे। तो मैं कल की आपकी कहानी सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर आ जाए तो बिल्कुल ब्लैंक शीट नहीं छोड़ कर आओगे, वेक्टर के क्वेश्चन में कर दोगे, उतना थोड़ा बहुत को बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वेक्टर्स में, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज गिवन एज, या फोर्स वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ये लिखकर दे दिया, एंड इट्स पोजीशन is given as, and its position is given as 2, 3, 4. Find the work done on that particle. Find the work done on that particle. Find the work done on that particle. तो जरा वर्क डन देखिए कैसे निकालेंगे भाई। हम ये करते आए हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो उसका रिजल्ट आता है स्केलर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा स्केलर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी वेक्टर ही आएगा, तब स्केलर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, वो कह रहा है फाइंड द वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। कैसे करेंगे,
ये जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर तो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और k कैप, यानी कि z एक्सिस की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो उसको मैं ज़बरदस्ती लिख लूँगा अपनी तरफ से 0k कैप, लिखा जा सकता है ना। ये हो गया। अब उन्होंने पोजीशन दे रखी है उस पार्टिकल की, तो पार्टिकल की पोजीशन जो है वो इन्होंने दे रखी है 2,3,4, तो पोजीशन से ही तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है किसी का भी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसके साथ आई कैप लगाओ, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप, तीनों को ऐड कर दो। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। तो भाई वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, अब एफ वेक्टर लिखिए 2i प्लस 3j प्लस 0k, डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है जी। अब आप इसमें देखिएगा कि जब डॉट प्रोडक्ट भी है ना, तो उसको डॉट प्रोडक्ट भी कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हम एक्सपेंड किया करते थे। तो नॉर्मल कैसे, जैसे ये 2i कैप है तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तीनों में होगा। तो सोचो अगर 2i कैप में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2s 4 और i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा 1, i कैप डॉट i कैप हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया 4, और उसके आगे की कहानी देखो, फिर 2i कैप को अगर 3j कैप में मल्टीप्लाई करा तो 2 3 6 हो गया, लेकिन i कैप डॉट j कैप 0 हो जाएगा, जो उसको 0 बना देगा, समझ रहे हैं। फिर 2i कैप को 4k कैप में मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप डॉट k कैप वो भी आपका, ये i कैप डॉट k कैप वो भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का, तो बस i कैप वाले को i कैप वाले पे मल्टीप्लाई करो और भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। जे कैप वाले को जे कैप वाले को मल्टीप्लाई करना है और के कैप वाले को के कैप वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई देखिए जे कैप वाला क्या है 3, इधर भी जे कैप वाला क्या है 3, तो 3 3 9, के कैप वाला इधर 0 है और इधर 4 है, तो 0 4 0, तो ये टोटल क्या हो गया 13, और वर्क डन की यूनिट क्या होगी जूल, 30 जूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का ये यूज़ होता है, समझ गए। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि भाई आप वेक्टर प्रोडक्ट बताओ, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अगर मान लीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट हमको निकालने के लिए बोला जाए, सही डाउट है, जैसे उन्होंने कहा कि फाइंड द वर्क ऑन दैट पार्टिकल, तो हमें कैसा है कि यहाँ पे हमें डॉट करना है, क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने बोला ना वर्क डन ऑन दैट पार्टिकल, तो मैं ये जानता हूँ कि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह है कि मुझे डॉट प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ही स्केलर आता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ही स्केलर क्वांटिटी आती है। तो अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि भाई अब आपको क्या करना है, अब आप करें वेक्टर प्रोडक्ट निकालें, तो वेक्टर प्रोडक्ट वाली कोई ऐसी चीज़, जैसे मैं पहले ये मिटा दूँ, इधर नोट कर दिया, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखते हुए वेक्टर वाली जो टर्म्स हैं वो आपने अभी तक करी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, अब मैं अगला लिख लूँगा, अब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ये मिटा रहा हूँ।
वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें देखिएगा इसमें मुझे क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जरा सा लंबा है पर समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। अगर इसमें किसी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहे तो वो हो जाता है 0, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ अलग है, और रिजल्ट इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है तो 0 ना बोलकर 0 वेक्टर बोलेंगे उसको 0 वेक्टर बोलेंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, दूसरा क्या है कि ये एक साइकिल चलती है इसमें आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के ऐसे चलता रहता है कि अगर आई और जे है, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप है तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, के कैप। ये आ गया के कैप। तो मैंने आई और जे का करा तो उससे अगला क्या है, के, तो के आ गया। तो ऐसे ही जे और के का अगर करूँगा, जे कैप क्रॉस के कैप, अगर जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आई कैप। ऐसे ही अगर के और आई का करेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जे कैप। ये होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि अगर आपने आई कैप डॉट जे कैप करा या जे कैप डॉट आई कैप करा, एक ही बात है, ठीक है। या के कैप डॉट आई कैप करा या आई कैप डॉट के कैप करा, एक ही बात है। लेकिन ये जो होता है ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव क्या है, लिख रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आपने इसका सीक्वेंस बदल दिया, मतलब अगर आपने जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया, तो फिर यह के कैप नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस के कैप। ऐसे ही अगर आपने जे कैप क्रॉस के कैप का सीक्वेंस बदलकर के कैप क्रॉस जे कैप कर दिया, तो यहाँ आई कैप के बजाय मिलेगा माइनस आई कैप। सिमिलरली अगर इसको पलट दिया, आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस जे कैप। तो इट इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब पलट देते हैं तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में इनके साइन इस वजह से बदल रहे हैं कि अगर आई से जे की तरफ जाएंगे तो के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जे से, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, जे से आई की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर अगला के कैप है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि एरो तो ऐसे जा रहा है लेकिन आप ऐसे जा रहे हैं, आप डायरेक्शन आपने बदल दी उसकी। तो जब डायरेक्शन बदलेंगे तो डायरेक्शन बदलना साइन बदलने के साथ रिलेट करके दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर, तो अगर कहें कि माइनस ए वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस वजह से साइन बदल कर दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है ये समझिएगा, ये बिल्कुल नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वाई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, and b vector is equal to 2i cap plus 7j cap plus 4k cap। ये आपने लिख लिया। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। फाइन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में आपने बड़ा सा मॉडुलस बनाएंगे, एक्चुअली इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे आई कैप, इधर लिखेंगे जे कैप,
इधर लिखेंगे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया। ठीक, उसके बाद ए वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स है आई जे और के वाले 5, 2 और 3 वो यहाँ लिख लेंगे 5, 2 और 3। फिर बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं 2, 7 और 4 वो यहाँ लिख लेंगे 2, 7 और 4। ये हमारा डिटरमिनेंट क्लोज हो गया। इतना ठीक है। ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा इसमें देखिएगा। अब कहानी तो इसकी भी लंबी है और वो छोड़ो अभी। यहाँ लगा लो प्लस का साइन, यहाँ लिखो माइनस का साइन, यहाँ लिखो प्लस का साइन। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस क्यों है? डिटरमिनेंट के सॉल्वेंसी में वो आपको डिटेल में 12th में देखना होगा। अभी छोड़ो, अभी आपके लिए फालतू का टॉपिक हो जाएगा तो उसको छोड़ो। इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? यहाँ लिखोगे पहले प्लस आई कैप, प्लस आई कैप, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। आपने लिखा प्लस आई कैप, तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो ग्रुपिंग होती है उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल ग्रुपिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। तो 1, 2 और 3, ये तो रोज हो गई 3, और 1, 2 और 3 कॉलम हो गए। तो आई कैप वाला रो छोड़ दो, मतलब ये वाली रो छोड़ दो, और आई कैप वाली कॉलम छोड़ दो। ये छोड़ दिया तो अब क्या बचा हमारे पास? हमने ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया। 2, 3, 7, 4 ये बचा। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3। पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3। ब्रैकेट में लिख लो 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर अगला टर्म आएगा, ये तो आया प्लस का आई कैप, फिर अगला टर्म आएगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। पहले इतना नोट करो, इतना नोट कर लो। सर मतलब जब हम निकालेंगे तो आई कैप के छोड़ के सारे लिखें। बस आई कैप वाला रो छोड़ दो और आई कैप वाला कॉलम छोड़ दो। तो क्या बचा? 2, 3 और 7, 4। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करना। सर जहाँ भी जे कैप का आएगा वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का साइन आएगा। माइनस जे कैप हो गया। फिर क्या करना है? ये हटा दो। अब देखो जे कैप का रो कौन सा है? जे कैप पहली रो में है तो पहली रो छोड़ दो, और जे कैप का कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम, तो ये बीच वाला कॉलम छोड़ दो। तो क्या बचा? 5, 3, 2, 4। 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, ये हो गया। ठीक है, फिर अगला टर्म है प्लस का के कैप। समझ रहे हैं बेटा? ऑनलाइन वाले बताइए प्लीज़। यस सर। ठीक है, अक्षत बताओ, अक्षत, अनमोल, न्यासा। यस सर। ठीक है, चलिए जी Yes, अब sir. ओके, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अगला है प्लस का के कैप, प्लस का के कैप। अब इसमें क्या करेंगे? ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, अब क्या करें कि ये वाला आपने कॉलम छोड़ दिया और ये वाला आपने रो छोड़ दिया। ठीक है, इस कॉलम में तो कॉलम छोड़ दिया और ये वाला रो छोड़ दिया। तो क्या बचा? 5, 2, 2, 7। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2, 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया आई कैप। अब 2 4 ज़ा 8 माइनस 7 3 ज़ा 21 माइनस जे कैप। 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस के कैप। 5 7 ज़ा 35 माइनस 2 2 ज़ा 4। अब 8 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 13। इसका माइनस साइन, तो माइनस 13 आई कैप। 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14, बाहर माइनस 8 माइनस 14 जे कैप। और 35 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 के कैप, 31 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कर रहे हैं, तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ होता है। ठीक है, वो डिटेल में कि वो क्यों यूज़ होता है और डॉट प्रोडक्ट में ऐसी कहानी क्यों नहीं बताई, वो बाद में करते रहेंगे। हमने माना कि ए वेक्टर इधर है और मान लिया कि बी वेक्टर इधर है, तो इन दोनों की हमसे पैरेललोग्राम तो बन सकता है ना।
यस तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दी और बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दी। पैरेललोग्राम बन गया इस तरह से। इसी क्वेश्चन में वो ये बोल सकते हैं कि यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया बता दो। पैरेललोग्राम का एरिया बता दो, ठीक है। वो एरिया कैसे निकालना होगा? इसका मॉडुलस निकालना है बस। एरिया ऑफ, मैं नीचे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से जो पैरेललोग्राम बना उसका एरिया बता दो। तो आपको क्या करना होगा, ये जो वेक्टर बना है क्रॉस प्रोडक्ट जो आया है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करके आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि -13 का स्क्वायर हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ हाँ है जी, आ जाओ, ओके। और फिर 31 का स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट ले लीजिए तो आपके पास इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये चीज़ पूछी जाती है, इस वजह से मैंने आपको साइड में बताया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो किसी का भी अगर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो उसके आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करो, सबको ऐड करो, उसका अंडर रूट निकालो, बस ये होता है। इतना कर जाओ, जो होगा देखा। सर और एक चीज़ पूछनी थी, अगर जैसे 2 की जगह 3 वेक्टर दे रखे हो हाँ। तो हम उनको रिजोल्यूशन कैसे करें? ऐसा होता है कि वो हमारा ना उसमें वेक्टर प्रोडक्ट तो होता नहीं 3 में होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 99% में शोरूम सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो, आपके पास 2 ही आएंगे, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और वो पता है कैसे निकाला जाता है? जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है तो ए वेक्टर यहाँ रख दिया और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर रख दिया, मतलब कोई 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ऐसे होता है। ये है नहीं सिलेबस में, क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाता है। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये डिटर्मिनेंट लगा कर, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो ये बनता नहीं, ठीक है। इसको छोड़ दो आप, बस इतना कर जाओ, बाकी जगह तक। चलिए जी, ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं।